Friends, Namaste. I welcome you all again for one more important themes of GS Mains. And today's theme for the discussion is regionalism. बट हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो रीजनलिज्म में हम किन किन एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे. सिमिलरली यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ रीजनलिज्म. और हाँ, अगर आप चाहते हो अपने आंसर को एनरिच करना तो गो थ्रू दिस वैल्यू एडिशन लाइक फैक्ट्स, डेटा, कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड कोड्स एंड ट्राई टू यूज देम इन योर आंसर टू मेक इट डिफरेंट. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करूं उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है that if you are liking this 360 degree initiative, please subscribe the channel and share it with fellow aspirant so that I stay consistent with this initiative. With this, चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं. बट इसको समझाने के लिए मैं आपसे कुछ एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं, या यूं कहूं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं. फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों कोई बंगाली दिल्ली में रहते हुए किसी दूसरे बंगाली को देख ले तो अपनापन फील करता है? क्यों महाराष्ट्र में रह रहा एक यूपी या बिहारी जब किसी दूसरे इंसान को भोजपुरी भाषा बोलते देखता है तो उससे कनेक्टेड फील करता है? क्यों हाल फिलहाल में बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का पार्ट होते हुए भी खुद को अलग देखते हैं और अपनी ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करते हैं? अगर आप इसके पीछे का रीजन समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फ्रेंड्स इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है इन लोगों में रीजनलिज्म की फीलिंग्स का होना. रीजनलिज्म, आपका सवाल होगा ये रीजनलिज्म क्या चीज है? तो फ्रेंड्स, अगर सिंपली डिफाइन करूं तो रीजनलिज्म इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल यूनिटी दैट डेवलप अमंग द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन बेस्ड ऑन ए कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट एटसेट्रा, एंड विच सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन एंड इट्स पीपल. इस डेफिनेशन को थोड़ा और समझते हैं. तो फ्रेंड्स, रीजनलिज्म के तहत क्या होता है, एक रीजन और क्षेत्र के लोगों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन और यूनिटी पैदा हो जाता है. बट वाई, क्यों? बिकॉज ऑफ सेम ज्योग्राफी शेयर करने से, सेम भाषा होने से, सेम रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर एटसेट्रा होने से. इस साइकोलॉजिकल यूनिटी और कनेक्शन के बेस पे उस रीजन के लोग खुद की एक रीजनल आइडेंटिटी और पहचान क्रिएट कर लेते हैं, लाइक उड़िया, बंगाली, पंजाबी, बिहारी एटसेट्रा. और परिणाम स्वरूप उनकी लॉयल्टी उस रीजन और उस रीजन के लोगों के प्रति और उनके इंटरेस्ट के प्रति ज्यादा हो जाती है बजाय पूरे नेशन के प्रति. ऐसे साइकोलॉजिकली यूनाइटेड लोग अपने रीजन के इंटरेस्ट प्रमोशन के लिए आवाज उठाते हैं और कभी कभी ये डिमांड नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है. दैट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर डिफरेंट स्टेट और नेशन. इन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम कंप्रीहेंसिवली पढ़ेंगे आगे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं उम्मीद करता हूं रीजनलिज्म क्या है को आप अच्छे से समझ गए होंगे. सो रीजनलिज्म क्या है को समझने के बाद अब हम देख लेते हैं रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. तो अगर मैं रीजनलिज्म के पीछे के कुछ प्रमुख रीजंस की बात करूं तो उसमें भाषा और लैंग्वेज एक प्रमुख रीजन दिखाई पड़ता है. फ्रेंड्स, भाषा और रीजनलिज्म का क्या कनेक्शन है को अगर देखें तो एक मशहूर कहावत याद आती है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी. इस कहावत से भारत की डाइवर्सिटी भाषा को लेकर क्या है आप अच्छे से समझ सकते हो. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दी है. बिकॉज किसी व्यक्ति की मातृभाषा और मदर टंग उस पर्सन के लिए बहुत मायने रखता है, उसके प्रति एक यूनिक अटैचमेंट होता है. मातृभाषा उस व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है. बट अगर आजादी के बाद देखें तो सक्सेसिव गवर्नमेंट द्वारा हिंदी लैंग्वेज को नॉन हिंदी स्टेट पर इंपोज करने की बात होती रहती है. इसका नतीजा ये होता है कि हमको अक्सर हिंदी के विरोध में एजिटेशन देखने को मिलता है, बिकॉज नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट सी दिस इंपोजिशन एज ए थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी. भाषा की इंपॉर्टेंस को हम इससे भी समझ सकते हैं कि आजादी के बाद स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन और पुनर्गठन में भाषा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 1952 में पोती श्रीरामुलु द्वारा अलग आंध्र तेलुगु स्टेट की डिमांड के लिए उनका जान देना, और फिर गवर्नमेंट द्वारा 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन करना टू रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. Similarly, the recent demand from Karnataka and Kerala to include Tulu language in the 8th schedule signify how regionalism could base itself in languages. I think आप अच्छे से समझ पाए होंगे भाषा और रीजनलिज्म का क्या कनेक्शन है. बट आप ये भी सोच रहे होंगे क्या बस लैंग्वेज ही एकमात्र फैक्टर्स है? तो ऐसा नहीं है. We have many other factors like religion, ethnicity, history, etc. और अगर ये देखें रिलीजन और रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे रीजनलिज्म को प्रमोट करता है तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमको हमारे देश में ही मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आजादी के पहले तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक देश हुआ करते थे,
बट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम और मुस्लिम नेताओं द्वारा लगातार मुस्लिम आइडेंटिटी कार्ड को प्ले करना, उनके ही इंटरेस्ट की बात करना, अलग नेशन की डिमांड बार बार करना का परिणाम यह रहा कि पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया प्योरली ऑन रिलीजियस लाइन। दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन पाकिस्तान को और बाकी भारत को मिला। इसी प्रकार की एक असफल कोशिश आजादी के बाद भी देखने को मिलता है, जब 1980 में के दौरान पंजाब और एडजॉइनिंग एरियाज में सिख रिलीजियस आइडेंटिटी और यूनिटी को बेस बना के अलग देश खालिस्तान की डिमांड सामने आया, और जिसकी डिमांड आज भी होती रहती है। हाल फिलहाल का अगर कोई एग्जाम्पल देखें तो वी हैव लिंगायत इशू इन कर्नाटका, जहां अलग लिंगायत रिलीजियन सेपरेट फ्रॉम हिंदुइज्म की डिमांड अक्सर होती रहती है। दो ऐसी डिमांड के पीछे का मेन रीजन और बेसिस तो रिलीजन ही है, बट पॉलिटिकल मुद्दा बना के इस डिमांड को और हवा दी जाती है, दस प्रमोटिंग रीजनलिज्म। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का 3 ऑटोनॉमस स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर ही तो किया जाता है, जहां कश्मीर फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड, जम्मू फॉर हिंदू डोमिनेटेड एंड लद्दाख फॉर बुद्धिज्म डोमिनेटेड रीजन की बात होती है। रिलीजियस फैक्टर्स को देखने के बाद आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रीजनलिज्म। और ये देखें कि कैसे। तो फ्रेंड्स, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ इस तरह की रही है कि हमको रीजनल इंबैलेंस देखने को मिलता है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही डेवलप स्टेज में देखा जा सकता है, बट वहीं ऐसे भी रीजन हैं जहां अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं पहुंच पाया है। इस डिस्पैरिटीज का नतीजा ये हो रहा है कि वहां के लोगों में सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन डेवलप होता जा रहा है। ऑल्सो ऐसे नेग्लेक्टेड रीजन के लोग सेम एथनिसिटी भी शेयर करते हैं। एज ए रिजल्ट वो अपनी एथनिसिटी को हाईलाइट करके खुद को मोबिलाइज कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विदर्भ डिमांड फॉर विदर्भालैंड, डिमांड फॉर मराठवाड़ा, डिमांड फॉर बुंदेलखंड। इन सभी रीजन्स में हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देख सकते हैं। ऑल्सो पीपल सेम एथनिसिटी को भी शेयर करते हैं और अपनी एथनिसिटी को ही हाईलाइट करके दे आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट स्टेट। Similarly, the bifurcation of Jharkhand and Telangana was based on the economic backwardness of these regions. इसी प्रकार भारत से बाहर का कोई एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जहां पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से वहां के एथनिक बलूच में सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन डेवलप होता जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि हम अक्सर उनके द्वारा पाकिस्तान आर्मी पर अटैक की खबर सुनते रहते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही अगर थोड़े और डायमेंशंस को देखें तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स कंपटीशन को हम एक बड़ा रीजन मान सकते हैं रीजनलिज्म के लिए। बिकॉज कई बार यह होता है रिसोर्स से जुड़ा डिस्प्यूट एथनिक डिस्प्यूट, दैट इज देव वर्सेस अस का रूप ले लेता है, thus promoting regionalism. For example, Satluj water dispute between Haryanvi and Punjabi people and similar dispute between Karnataka and Tamil Nadu people with respect to sharing of Kaveri river water. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक फैक्टर से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन, जो रीजनलिज्म का ही एक फॉर्म है और जो रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। जरा इसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सन ऑफ द सॉइल का सिंपल सा मतलब है कोई एक पर्टिकुलर रीजन, उस पर उन्हीं लोग का हक है जो वहां मेजर लैंग्वेज बोली जाती है, और सिंपली कहूं तो वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं। अब ऐसी डॉक्ट्रिन के पीछे का रीजन तो इकोनॉमिक ही है, दैट इज कंपटीशन फॉर जॉब्स एंड रिसोर्सेज एटसेट्रा। बट इस कंपटीशन का नतीजा यह होता है कि अलग अलग राज्यों में डिफरेंट ग्रुप द्वारा सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी का हवाला देकर लोकल पीपल के लिए जॉब रिजर्वेशन की डिमांड उठती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सच डिमांड्स हैव बीन मेड बाय स्टेट सच एज कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड रिसेंटली हरियाणा, जिसने एक बिल लाया है टू रिजर्व 75% जॉब फॉर लोकल्स, दस प्रोमोटिंग रीजनलिज्म। चलो यहां तक तो ठीक है, बट कई बार इस सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन की वजह से दो सेक्शन में कंफ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन के ऊपर अटैक के रूप में देख सकते हैं, जहां महाराष्ट्र के लोगों का यह सोचना कि नॉर्थ इंडिया के माइग्रेंट्स उनके जॉब को छीन रहे हैं, एंड सिमिलर थिंग वी कैन सी इन अस। आशा करता हूं अब तक के डिस्कशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो चलिए कुछ और फैक्टर्स को देख लेते हैं, लाइक हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फ्रेंड्स, अगर हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स को देखें तो हमको पता है कि इन इंडिया इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट इज एन एंशिएंट फेनोमेना, जिसकी वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चरल वेरिएशन और कल्चर डेवलप होते रहे। सिमिलरली वी नो अलग अलग रीजन में अलग अलग किंग होते थे और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन और कल्चर को प्रमोट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, चोला इन साउथ, मगध एम्पायर इन नॉर्थ। सो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन डिफरेंट रीजन का नतीजा ये रहा कि अलग अलग रीजन के लोग डिफरेंट रीजनल आइडेंटिटी से खुद को आइडेंटिफाई करने लगे,
और जब भी उनके रीजन पर अटैक हो या इनजस्टिस हो तो वहां के लोग यूनाइट होकर अपने रीजन की आवाज उठाते थे और कई बार तो ये रीजनल वार का भी रूप ले लेता था। इसी हिस्टोरिकल रीजन को बेस बना के आज के टाइम में द्रविड़स्तान की भी डिमांड होती है, दैट इज अ रीजन विच इंक्लूड स्टेट ऑफ मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरला एंड मैसूर। दिस डिमांड्स हैव बीन प्रोमोटेड थ्रू हिस्टोरिकल आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसके तहत ये कहा जाता है ये जो सदर्न स्टेट हैं ये हिस्टोरिकली द्रविडियन स्पीकिंग एरियाज हुआ करता था, बट आफ्टर आर्यन इन्वेजन यहाँ ब्राह्मणिकल सोसाइटी और पॉलिटी स्टैब्लिश हुआ और उसकी वजह से उनकी द्रविडियन कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। And now people of this region resorted to the glory of ancient history, myths, etc. to assert their right for Dravidistan, thus promoting regionalism. Friends, regionalism कोई टाइम स्पेसिफिक फेनोमेना नहीं है कि आज है कल नहीं, बल्कि इवॉल्व होता रहता है और इसके इवोल्यूशन को हम ब्रिटिश रूल में भी देख सकते हैं, जहां ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट को काफी ऑटोनॉमी दे रखी थी। ऑल्सो दे वर अलाउड टू मेंटेन देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी because Britishers wanted to use this princely state as protective wall against the Indian national movement. So उनकी मजबूरी थी कि प्रिंसली स्टेट को वो कुछ फ्री हैंड दे, बट विथ टाइम क्या होता है ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट के ऑटोनॉमी को खत्म करने लगते हैं। एज ए रिजल्ट प्रिंसली स्टेट स्टार्टेड असर्टिंग देयर पॉलिटिकल, कल्चरल, रीजनल आइडेंटिटी टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, दस प्रमोटिंग रीजनलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम देख सकते हैं रीजनलिज्म के लिए वो है एथनिसिटी। एथनिसिटी पहले तो यही समझते हैं एथनिसिटी क्या है। फ्रेंड्स, एथनिसिटी से तात्पर्य है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन हेरिटेज, रेस, कस्टम, कल्चर और लैंग्वेज। और एथनिसिटी के आधार पर कैसे रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है को अगर देखना हो तो वी हैव टू गो नॉर्थ ईस्ट, जहां पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिफरेंट एथनिसिटी के बेस पे 8 स्टेट में बांट तो दिया गया है, बट इवन आफ्टर दिस डिवीजन हमको अक्सर कोई ना कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की खबर सुनने को मिल ही जाता है। अब इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक इम्बैलेंस, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इंटरनल कॉलोनियलिज्म, एक्सटर्नल प्रोवोकेशन बाय चाइना एटसेट्रा। बट इसका नतीजा ये होता है कि एक एथनिक ग्रुप मोबिलाइज होकर अलग राज्य, ऑटोनॉमस एरिया और राष्ट्र की डिमांड करने लगते हैं, thus threatening the internal security of the countries. For example, the Nagas of Nagaland are demanding a nation based on their ethnic identity. Similar demand has been made for Bodo state within Assam. Also, Mijos versus Bru, Nagas versus Metis, Naga versus Kuki, Assamese versus migrant Muslim जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां एक एथनिक ग्रुप फील थ्रेटेंड ऑफ देयर आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन एंड दस डिमांड मोर ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शन फॉर देयर रीजन, दस प्रोमोटिंग रीजनलिज्म। फ्रेंड्स, ये एथनिसिटी और रीजनलिज्म बस इंडिया तक में ही सीमित नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनली ऑल्सो इफ वी सी तो हमको कुर्द्स पीपल का एग्जाम्पल मिलता है। कुर्द्स पीपल, बाय द वे आपको बता दूं, आर द पीपल शेयरिंग सेम एथनिसिटी और जो कई नेशन में स्प्रेड हैं, लाइक इराक, ईरान, टर्की एटसेट्रा। और इनकी डिमांड है कि जिस जिस रीजन में कुर्द्स पीपल हैं उस रीजन को मिला के एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाया जाए। फ्रेंड्स, सिमिलरली ज्योग्राफी कैसे रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है को अगर देखें तो वी नो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ हिमालयाज, डेजर्ट्स, प्लेन, प्लेटू एटसेट्रा। सिमिलरली इंडिया हैज डाइवर्स क्लाइमेटिक पैटर्न। इन सब का इफेक्ट ये होता है कि भारत के एक रीजन का कल्चर, कस्टम, लाइफस्टाइल, फेस्टिवल दूसरे रीजन से अलग और कई बार उनके अपोजिट प्रतीत होता है। ऑल्सो इस जोग्राफिकल डिफरेंस की वजह से कुछ राज्य ज़्यादा डेवलप हुए और कुछ कम डेवलप हुए। जो कम डेवलप हुए उनमें रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की भावना जन्म लेती रही, दस फ्यूलिंग आइडियोलॉजी ऑफ रीजनलिज्म। जोग्राफिकल फैक्टर्स देखने के बाद अब हम आते हैं आपके प्री फैक्टर्स, दैट इज पॉलिटिकल। बिकॉज फ्रेंड्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में क्या हलचल चल रहा है उसका कहीं ना कहीं रीजनलिज्म से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1969 में कांग्रेस के फ्रेगमेंटेशन और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हम रीजनल पार्टीज एंड लोकल लीडर्स के राइज को देखते हैं। अब होता क्या है, ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज लोकल लीडर्स होते हैं वो रीजनल सेंटिमेंट्स, रीजनल डेप्रिवेशन को बेस बना के लोगों को मोबिलाइज और उनका सपोर्ट प्राप्त करते हैं। People also give support to these regional parties in the hope that these parties matches with their ethnic identity and will work for their interest. इसी का परिणाम है कि टीडीपी आंध्र प्रदेश, टीएमके तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कर्नाटका और अदर एरियाज द्वारा अलग लिंगायत रिलीजन की डिमांड में देख सकते हैं, जहां लिंगायत रिलीजन को पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो का पार्ट बना के इस सेक्शन के लोगों को सपोर्ट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डू दिस फॉर देयर ओन पॉलिटिकल माइलेज, बट इसका नतीजा ये होता है कि ये एक रीजन में रीजनलिज्म को प्रमोट करता है। सिमिलरली कर्नाटका's डिमांड फॉर सेपरेट फ्लैग इज मोर टू डू विथ वोट बैंक पॉलिटिक्स,
जहां एक पार्टी इस मुद्दे को इलेक्शन के ही टाइम में उठा के यहां के लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाए गए फार्म बिल को अगर देखें तो इस बिल के संबंध में विरोध कुछ एरियाज और रीजन तक में ही सीमित था। वस्तुतः इन रीजन्स में जो रीजनल पार्टीज थी उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ के रीजनल आइडेंटिटी पंजाबी, हरियाणवी एटसेट्रा से मिक्स करके इस विरोध को और स्ट्रांग बना दिया। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट को फार्म बिल वापस लेना पड़ा। सो विद दिस आई थिंक आपके लिए इतने फैक्टर्स जानना सफिशियंट होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल वे में सोच सको। बट अगर रीजनलिज्म के और एस्पेक्ट्स को देखें लाइक फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म, तो वैसे तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट्स, बट ब्रीफ में जान लेने में बुराई ही क्या है। तो चलिए देखते हैं फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, और पहला फॉर्म है सेसिजनिज्म। फ्रेंड्स, ये रीजनलिज्म का सबसे डेंजरस फॉर्म होता है, जहां मिलिटेंट और फंडामेंटलिस्ट ग्रुप एथनिसिटी, रिलीजन और किसी और एस्पेक्ट को बेस बना के भारत देश से ही अलग होने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खालिस्तान मूवमेंट इन पंजाब ड्यूरिंग 1980, डिमांड फॉर द्रविडिस्तान, डिमांड फॉर सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ सोशलिस्ट असम बाय उल्फा एटसेट्रा। दूसरा फॉर्म है सेपरेटिज्म, और ये सेसेशनिज्म से काफी मॉडरेट फॉर्म होता है, जहां पीपल डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन फॉर वन और द अदर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड रिसेंटली तेलंगाना ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ these regions. Similarly, the demand for the creation of Bodo land in Assam, Gorkha land in West Bengal, etc. are other example of separatism. रीजनलिज्म का एक और फॉर्म देखें तो वो है डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड। इस फॉर्म के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज फुल स्टेटहुड की डिमांड करती है, न कि सेपरेट स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली, लद्दाख एक्सेट्रा। इसी तरह डिमांड फॉर ऑटोनॉमी को देखें तो इसके अंतर्गत बस इतना समझ लो कि स्टेट चाहते हैं सेंटर उनके मैटर में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे, इसके लिए उनको ज़्यादा पावर मिले, लाइक मोर सब्जेक्ट इन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट इंस्टेड ऑफ। लास्ट फॉर्म को अगर देखें तो इसके अंतर्गत स्टेट के अंदर के ही रीजन अपने लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक लद्दाख की डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। सो रीजनलिज्म क्या है, उसके पीछे का फैक्टर्स क्या है एंड फॉर्म्स क्या है को देखने के बाद अब हमको देख लेना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म। But friends, for this you have to wait for part 2 of this lecture. Till then, bye bye.